नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके या डीएलएड से रिलेटेड हो, चाहे यूपी टेट से रिलेटेड हो, चाहे सुपर टेट से रिलेटेड हो, चाहे जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं मित्र, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। जो है साइंस की क्लास हैं, या तो टॉपिक वाइज हम चला ही रखे हैं। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। साथ ही ये प्रकाश का चैप्टर है। प्रकाश के चैप्टर में आज 5वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद प्रकाश में एक लेक्चर और आएगा। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेट एक साथ स्टार्ट करेंगे, उसको भी मात्र 3 से 4 दिन में खत्म करेंगे। फिर बायो स्टार्ट करेंगे, बायो मात्र 6 दिन में 7 दिन में खत्म करेंगे। टॉपिक वाइज जो मैक्सिमम टॉपिक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और जो आपके बोन्स हो गए, इन सब से लेकर, ठीक है। तो हर एक चीज़ लेकर हम उसको खत्म करेंगे। फिर इसके बाद मात्र एक दिन हमको 1 से 2 दिन केमिस्ट्री खत्म करने में लगेगा। मात्र अगर मिला के चलें, साइंस अगर कंटिन्यू देते हैं तो मात्र 10 से 12 दिन का खेला है, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइंस जितनी चीज़ें हमेशा आती हैं। और अगर सेपरेट में साइंस की क्लास देखने हैं आपको तो आ जाइए प्लेलिस्ट में। साइंस के हमने सेपरेट क्लास दे रखे हैं, जिसमें करीब और करीब 26 टेस्ट हैं। वो भी स्टैंडर्ड बुक के 26 टेस्ट हैं मित्र। 26 टेस्ट अब अगर आप लगा लेंगे ना तो कोई भी एग्जाम हो फोड़ के आएंगे, 100% श्योर है। चलिए, अगर हम बात करें मित्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ड विक्षेपण पर, तो इन दोनों को बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं, जो आपके साइंस में प्रकाश चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर पूर्ण परावर्तन होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है मित्र? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर चला जाता है। अविलंब से दूर चला जाता है, भैया हमने कल बता रखा है, कल वाले क्लास में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटता है, और जब विरल से सघन में आता है तो अविलंब की तरफ आता है। तो यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करें मित्र, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटता है। और यह एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनाता है। ऐसे देखिएगा, अगर मित्र हम यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ करें, आप लोग देखिएगा, ऐसे यह विलंब है और यहाँ पर अगर कोई आपतन किरण आ रही है, आपतित किरण कोई आ रही है, और इसको अगर यहाँ पे मित्र हम इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से सीधी लाइन। लेकिन अगर ये सघन माध्यम है मित्र, क्योंकि जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो हमेशा और हमेशा सघन से विरल में ही होता है। इस बात को आप गांठ बना के याद कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब सघन से विरल में आ रहा है मित्र, तो ही हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए हम 1-2 प्रश्न भी आपको बताएंगे। अब देखिए, यह आपतित किरण है मित्र, यह अपवर्तित किरण, अपवर्तित नहीं, ये सीधी चली जा रही है, लेकिन यह विरल है तो जाहिर सी बात है अविलंब से दूर हटेगा। जो भी किरण आएगा यहाँ से वो अविलंब से दूर ऐसे जाएगा, यह किरण हुआ। लेकिन मित्र एक बात याद करिए, सोचिए आप, अगर इस किरण को इतना ही झुका है, केवल इतने डिग्री एंगल पे झुका है, इसे हम और झुका दें तो तब तो यह वाला जो निर्गत किरण है, जो अपवर्तित किरण है, वो और ऊपर चढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब इसको हम और झुकाएंगे तो ये यहां से हो सकता है जाए, फिर इसको और झुका देंगे हम तो हो सकता है यह ऐसे बना दे मित्र। इसको जो आपतित किरण है मित्र, जो आ रही है किरण, उसको इतना झुका दें ना, उसको इतना बार हम झुका दें ऐसे, मतलब और नीचे तक लेकर आए कि वह जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का कोण बनाने लगे। और इस 90 डिग्री की कोण को ही हम कहते हैं मित्र, क्या कहते हैं, जब कोई आपतित किरण अपवर्तित के पश्चात 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकलती है तो उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यह क्रिया सघन से विरल में ही होगी केवल, याद रखना मित्र। हीरे से पानी में, या फिर पानी से हवा में, या फिर जल से हवा में, इस तरह से होगी। या नहीं कहेंगे कि जल से हीरे में, ना, सघन से विरल में ही होगा केवल और केवल। इस बात को याद रखना, क्योंकि आवृत्ति केवल और केवल ऐसा एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब एक तरह से थिंग्स है, जो कि केवल वही चेंज होता है किसी एक प्रकाश को दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। केवल आवृत्ति ही चेंज होती है और सारी चीजें बराबर होती हैं मित्र। इस बात को आप याद रखेंगे मित्र, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, ये 90 डिग्री पे चला गया। जैसे 90 डिग्री पे गया मित्र, यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आता है, C=1/में n मित्र। अपवर्तनांक जो यहाँ पे देखने को मिलेगा n=sin c, n=sin c मित्र। स्नेल नियम आपको पता है, बिल्कुल वही स्नेल नियम। स्नेल नियम यहाँ पे sin c देखने को मिलेगा मित्र। यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर sin i में sin r होता था। sin i की वैल्यू क्या हो गया, अब देख रहे हैं ये चीज, sin i में r, या फिर sin r/i भी कर सकते हैं, तो भी n की वैल्यू n ही होगा। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 यहाँ पे हो गया। और ये एंगल जो बना दिया मित्र ने, ये sin c, ये 90 डिग्री का, और ये वाला हमको मिला sin c एंगल, इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। जब अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई आपतित किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात या फिर आपतन के पश्चात
आपतन जैसे लड़ा यहाँ पर, फिर अपवर्तित होने के पश्चात वह अविलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यही क्रांतिक कोणवा मित्र क्या होता है, जब यह यहाँ से जाता है तो ये 90 डिग्री बनाता है, फिर थोड़ा सा और झुका देंगे ना, इसे थोड़ा सा और झुका देंगे ना, तो हो सकता है यह इसी माध्यम में निकल जाए मित्र, जिस माध्यम में आए अगर उसी माध्यम में निकल जाए, इसको क्रांतिक कोण का वह वैल्यू क्या मित्र, जब आपतन कोण के मान की क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है, जैसे क्रांतिक कोण से ज्यादा हमने बढ़ाया तो प्रकाश उसी माध्यम में निकल गया, उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मित्र याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं मित्र। ये चीजें हमने यहाँ पे बना रखा है, ये तो हमने प्रैक्टिकली आपको बताया समझाया, लेकिन ये चीज आप ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, जो कि यहाँ पे बनाया गया है मित्र। यहाँ पर इसको हम इतना झुका दें ना, इस किरण को इतना झुका दें कि कोई किरण ऐसे जाने लगे, तो ये हमारा साइन 90 डिग्री बनाएगा। अब एक बार और झुका दें मित्र इसको, तो ये इसी में ऐसे निकल जाए, तो इसे बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे, इस पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे कि साइन सी यानी क्रांतिक कोण से एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया गया, तो उसी माध्यम में जाने लगा। जब उसी माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश किरणें आती हैं उसी माध्यम में निकल जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस पूरे प्रक्रम को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं मित्र। अब मित्र एक प्रश्न हम यहाँ से बोलते हैं, ये चीजें आप बना लेंगे, हम एक प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग बताएंगे पूर्णांतिक परावर्तन में कौन सा सही है, सभी प्रशिक्षु बताएंगे, ठीक है। छोटा सा क्लास है, हम इसमें छोटा छोटा बना रहे हैं मित्र, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो, आप आराम से किसी एक टॉपिक को भी देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। आखिर पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ा है तो एक में पढ़ लें, छोटा सा है, उम्र भी नहीं होगी, आराम से पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, बढ़ना ही तो है मित्र हमें। देखिए मित्र, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना बना रहा है या फिर बना रहा है। ऑप्शन नंबर 1 लिख लेंगे मित्र, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के पानी से कांच में जाने पर, प्रकाश किरण को पानी से कांच में जाने पर, अगर आपने समझा होगा तो आप तुरंत बता देंगे, कांच में जाने पर। दूसरा ऑप्शन लेंगे, कांच से हीरे में जाने पर, हीरे में जाने पर। तीसरा ऑप्शन मित्र, जल से हवा में जाने पर, हवा में जाने पर। चौथा ऑप्शन मित्र, हवा से कांच में आने पर, कांच में जाने पर। बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है मित्र इन चारों में कि कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शो कर सकता है। मित्र अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो हमने बताया तुरंत आपको अभी जस्ट कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वही शो कर सकता है, वही एक तरह से प्रारूप शो कर सकता है जो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें ट्रेवल करेंगी तभी हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि सघन से विरल किसमें मित्र, देखना पानी से कांच में आ रहा है, अगर कांच से पानी में होता तो ये सही हो जाता है, इसका मतलब ये गलत है ऑप्शन भाई, यहाँ तो विरल से सघन में ना आ रहा है, इसमें से ऑप्शन गलत है। कांच से हीरे में आ रहा है मित्र, कांच कठोर होता है, हीरा कठोर होता है, भाई हीरा ना कठोर होता है, हीरे का अपवर्तनांक हमने लिखा रखा है कितना होता है 2.48 होता है, कांच का अपवर्तनांक हमने लिखा रखा है कितना होता है भाई 1.5 होता है, तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा हुआ बताना, खुद बताना, इसका ज्यादा है किसका ज्यादा है मित्र, आप खुद सोच रहे हो भैया इसका ज्यादा है ना, तो ये कम अपवर्तनांक से ज्यादा अपवर्तनांक में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं देखने को मिलेगा, यह भी गलत, ठीक है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी सही है, दो चीज यहाँ पे लिख लेना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का दो नियम है, एक तो सघन से विरल में देखने को मिले हमको, और दूसरा ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा अपवर्तनांक वाले पदार्थ से कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश किरणें ट्रेवल करें या फिर आए, ठीक है ना। दो चीजें, एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तो हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है, एक तो सघन है तो जाहिर सी बात है इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा मित्र, तो अपवर्तनांक ज्यादा वाले से कम वाले अपवर्तनांक में अगर प्रकाश किरणें आती हैं तो भी यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। बातें दोनों सही हैं, दोनों तरीके से आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, तो बता देंगे मित्र यह वाला भी गलत है भाई, क्योंकि हीरा क्या है सघन माध्यम में इसके अपेक्षा, तो ये भी ऑप्शन गलत। इसमें देखना जल से हवा में बोल रहा है,
अब जल से हवा में मित्र, तो जल सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है, तो जल से हवा में आने का मतलब यही ऑप्शन हमारा सबसे करेक्ट है, यही हमको पूर्णांतरिक परावर्तन शो करेगा। और हवा से कांच में मित्र, हवा तो विरल है, अब विरल से सघन में तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप बता लेंगे। ठीक है भाई, अब हम आपको बताते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए मित्र, अधिक, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अधिक अपवर्तनांक वाले क्रांतिक कोण का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.48 होता है, इस वजह से क्रांतिक कोण हीरे का देखेंगे तो मित्र 24 डिग्री होता है। इस चीज को लिख लीजिए, यह प्रश्न पूछा गया है। हीरे का अपवर्तनांक, जिसका जितना अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कोण उतना ही कम होगा। इस बात को याद रखना मित्र, क्योंकि आपको पता है जब प्रकाश किरणें ज्यादा झुक के आएंगी, ज्यादा झुका कर आएंगी, तो कम एंगल के साथ निकलेंगी। आप खुद ही सोचिए मित्र, जैसे कि हम यहां पर एक फिगर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं मित्र, देखना है, आप खुद देखना। अगर क्रांतिक कोण, हमने यही तो बोला भाई, यही तो पूर्णांतरिक परावर्तन, अगर जितना यह सो के आएगा या जितना आप सुला के ऐसे लेकर आएंगे उतना ही नीचे से क्रांतिक कोण, मतलब एक तरह से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, मतलब यह भी तो उतना ही कम होगा। मतलब जितना सघन माध्यम होगा, प्रकाश किरणें उतनी लेटी हुई आएंगी पूर्णांतरिक परावर्तन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक वाला होगा पदार्थ, उतने ही कम उसका एंगल बनेगा। जैसे हीरे की बात करें, हीरे का अपवर्तनांक 2.48 होता है, इस वजह से उसका जो क्रांतिक कोण बनता है, यानी कि जो उसका क्रांतिक कोण होगा वो कितना होगा भाई, 24 डिग्री होगा। याद कर लेना मित्र, ये पूछा गया है। अब पूर्णांतरिक परावर्तन की एग्जांपल देख लीजिए मित्र, हीरे का चमकना लिख लीजिएगा, हीरे के चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन। इंडोस्कोप, दूर संचार में भी होता है मित्र। मृग मरीचिका का बनना, जो रेत वगैरह में दूर से कोई प्यासा अगर आदमी है, रेगिस्तान में चला जाए तो उसको दूर से ही चमकता हुआ चीज दिखाई देता है, उसको लगता है आगे पानी है, लेकिन वहां पे वो पहुंचता है तो उसको पानी नहीं नजर आता है, क्योंकि जितना प्रकाश आता है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इस वजह से वो वहां पे पहुंचता है तो लगता है अरे ये तो कुछ है ही नहीं। जैसे कभी आप सड़क पे जब बाइक स्कूटी जब चलाते हैं मित्र, तो आपको सामने जो है कि, या फिर कार वगैरह से जो भी चलाते हैं, तो आपको जब धूप बहुत चकचकाती धूप हो तो उस समय आपको लगता है रोड चमक रहा है, रोड पर वहां पे दूर पे पानी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपको पानी नहीं नजर आता है, केवल चमकती हुई ईंट नजर आती है। इसमें आप यह देखते हैं, इससे यहाँ पर यह सीखते हैं कि भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जितनी प्रकाश आ रही है पूरा का पूरा निकल जा रहा है। ठीक है, मृग मरीचिका का बनना हो गया एग्जाम्पल। दूर संचार, जो एक ऑप्टिकल फाइबर होता है मित्र, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जगह जगह बहुत सारे तार बिछाए जा रहे हैं और यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है, तो ऑप्टिकल फाइबर का में भी आपका पूर्णांतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। जितने प्रकाश किरणें गिरेंगी वो सारा का सारा खत्म, मतलब कि परावर्तित हो जाएंगे। कांच अगर चटका हुआ है तो उसकी जो दरारें हैं मित्र वो चमकीली दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है मित्र, इस चीज को याद रखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या तारों का टिमटिमाना है, यह घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? ना मित्र, यह केवल अपवर्तन का घटना है। याद रखना है, अपवर्तन का ज्यादा से ज्यादा, अगर अपवर्तन नहीं है तो आप लगाएंगे यह प्रकीर्णन का घटना है मित्र, बस। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे, नहीं तो आपको दिखता ही नहीं है ना। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं मित्र, हम आपके जो यह चीज है प्रकाश का वर्णीय विक्षेपण। प्रकाश का वर्णीय विक्षेपण हम पहले भी बता चुके हैं, जो न्यूटन बाबा थे हमारे मित्र, वो बताए थे डिस्क से। उनके डिस्क में 7 कलरें थी, 7 रंग थे, वो सातों कलर को जब घुमाते थे मित्र तो उसमें श्वेत प्रकाश के रंग निकलते थे। और वह श्वेत प्रकाश के रंग से यह पता चला मित्र, जो श्वेत प्रकाश अगर किसी प्रिज्म पे डाला जाए तो वहां से जितने किरण निकलते हैं 7 रंग के, उसे बोला गया वर्ण विक्षेपण। इस पूरी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण बोला गया। सबसे ऊपर देखिए, याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक मित्र, हिंदी में याद करना है तो वेजी ना हपी नाला, वेजी ना हपी नाला, बैगनी, बैगनी के बाद यहाँ पर जामुनी, बेजी ना जामुनी, इसके बाद नीला, फिर इसके बाद हरा, फिर इसके बाद पीला, फिर यहाँ पे मित्र नारंगी, फिर इसके बाद लाल, ये हो गया। फिर इसके बाद विबग्योर, छींक आ रहा था, रुक गया, अजीब सा लगता है ना थोड़ा सा। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मित्र, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। ये आपका ट्रिक था, याद करने का है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, जो सबसे कम फैलेगा, सबसे कम इसमें कौन फैला है, रेड फैल रहा है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। तरंगदैर्ध्य को हम क्या किससे दिखाते हैं भाई, लेमडा से दिखाते हैं। तो जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक मित्र, उसका वेग सबसे अधिक, याद रखना, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक उसका वेग सबसे अधिक होता है मित्र, वो सबसे दूर तक ट्रेवल करता है बिना विक्षिप्त हुए अपने माध्यम में, बिना अपने माध्यम में फैले, वो दूर तक ट्रेवल करता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी आर की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य किसका, रेड का। याद रखना मित्र, यह घटता हुआ क्रम है,
अगर हम बात करें तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ रूप क्या है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर बैगनी का। मित्र ये घटता हुआ क्रम है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ क्रम क्या है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम यही है एक तरह से, अगर हम उल्टा कर दें इसी को, बैगनी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर इंडिगो में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद भैया ब्लू में, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, फिर ऑरेंज में, फिर रेड में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम मित्र, उसका एनर्जी सबसे कम, याद रखना मित्र, उसकी एनर्जी सबसे कम। तो कहते हैं ना, वह तारा, वह स्टार आसमान में जो रेड दिखता है वह सबसे कम चमकीला होता है और उसकी मृत्यु निकट होती है। जो नीला दिखता है स्टार, वह न्यू स्टार के नाम से जाना जाता है और उसका आयु लंबा होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं, मतलब कि जैसे देखते हैं नीला और येलो और मतलब ब्लू और येलो और एक आपका रेड, ये तीनों जाइंट, मतलब रेड जाइंट आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ाएंगे उसको। ये चीजें हो गई, लिख लीजिए इसको। तो ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। अब मित्र आते हैं इस पर, ये अब देखिए प्राथमिक कलर की बात करें, प्राथमिक कलर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिख लीजिएगा, जिससे हम अनेक रंग, मतलब कि सभी रंग बना सकते हैं। रेड यानी कि लाल, हरा और नीला, ये हमारे 3 प्राथमिक कलर होते हैं मित्र। इसको हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो रेड देखिए, यहाँ पे रेड लिखा है हमने, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, ये चीजें हमने पहले भी बता रखी हैं, ऐसा लग रहा है। तो रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो पीला बनता है मित्र। अगर रेड, देखिए रेड ग्रीन को यहाँ पे लिख लीजिए, रेड प्लस ग्रीन मिलाएंगे तो पीला बनेगा। क्या बनेगा भैया? पीला बनेगा। इसको हिंदी में लिख लीजिए, पीला बनेगा, पीला बनेगा। लेकिन मित्र अगर रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, रेड ग्रीन प्लस ब्लू तीनों को मिला देंगे ना, तो ये व्हाइट लाइट बनेगा। क्या बनेगा? व्हाइट लाइट बनेगा मित्र, याद रखना। अगर मित्र ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो मेसान, मेसान को ही कहते हैं पिकॉक का, पिकॉक का कलर, जो मोर वाला कलर होता है, जो नाचे मोर गाना है ना। तो ग्रीन प्लस ब्लू बराबर क्या होता है? मेसान बनता है मित्र। क्या बनता है? मेसान बनता है। अगर बात करें मित्र रेड और ब्लू बराबर मेजेंटा बनता है। क्या बनता है? लिख लेंगे सारा का सारा, रेड प्लस ब्लू बराबर मेजेंटा बनता है। तो बस यह फिगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, 10-15 बार अच्छे से देख लेंगे ना, बना लेंगे अपने से, एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलने वाला है। तो बस ये हो गया मित्र। अगर कभी काल के आ जाता है ग्रीन प्लस मेजेंटा मिलके क्या बनेगा? तब भी श्वेत बनेगा, याद रखना। रेड प्लस मेसान मिलके क्या बनेगा? तब भी श्वेत बनेगा मित्र। पीला प्लस ब्लू मिलके क्या बनेगा? तब भी श्वेत बनेगा। यह रही पूरा का पूरा आपका वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण तो आपने पढ़ लिया मित्र। इसमें एक घटना और होता है, इंद्रधनुष का बनना। अब इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। वर्षा के तुरंत बाद मित्र, जब बहुत भारी वर्षा होती है, वर्षा के बाद तुरंत का तुरंत धूप हो जाता है, उसमें जो धूप की किरणें होती हैं मित्र, वह जल की बूंदों को छेदती हुई जाती हैं। जैसे ही जल की बूंदों पर वर्षा की बूंदें मतलब जो जल की बूंदों पर प्रकाश की लाइट पड़ती है, सन का लाइट पड़ता है, तो तुरंत वर्ण विक्षेपण की तरह बिखर जाते हैं 7 रंगों में। तो जिधर सन होता है उसके विपरीत यह घटना घटती है। इस वजह से कहते हैं सन के विपरीत ही हमारा इंद्रधनुष बनेगा, है ना। फिर से समझ लीजिए, वर्षा के तुरंत बाद जब धूप निकलती है तो उस समय जो धूप की किरणें, मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो वर्षा की बूंदों को छेदती हैं। छेद कर मतलब उस पर आपतन होती हैं, आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंगों में विभक्त होती हैं। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष का बनना कहते हैं मित्र। बस यही बातें थी, बताइए क्यों नहीं समझ में आया? अब एक बात और याद रखेंगे, जिस तरफ सन है उसके विपरीत ही हमारा इंद्रधनुष बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। पूछा जाता है दोपहर के समय क्यों इंद्रधनुष नहीं बनता है? क्योंकि मित्र दोपहर के समय ऊपर सन होता है, बिल्कुल सर के ऊपर, और इंद्रधनुष पॉसिबल नहीं कि जमीन पर बन जाए, है ना। तो इस वजह से नहीं बनता है। ये बातें रही। तो बस इतनी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। कल एक क्लास और आएगा साइंस, मतलब इस टॉपिक पर। इसके बाद हम विद्युत स्टार्ट करेंगे, विद्युत और मैग्नेट। ठीक है, धन्यवाद।